देखिए हम लोग लगभग सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज का हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। और इसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज़ें जानना है। जनरल डेफिनेशन ही पूछता है तो उसको मतलब देख के पढ़ लेंगे, थोड़ा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। 3 ही नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और 3 नंबर में सबसे ज़्यादा वही जो क्या बोलते हैं 7 टाइप के क्रिस्टल बताए थे वो, फिर FCC, BCC, सिंपल क्यूब में कितने परमाणु होते हैं, संकुलन दक्षता कितनी होती है, ये सारी चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं ज़्यादा। और ये डेंसिटी पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। बाकी जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, हर टाइप्स का मैं बता चुका हूँ और उसी के बेस पे पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 3 ही नंबर का है और बहुत ईजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है। थोड़ा सा मतलब ये लास्ट टॉपिक है तो देख लीजिए। तो ठोसों के चुंबकीय गुण अगला हमारा टॉपिक है। ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 5 विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। सीधा डेफिनेशन पे चलते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मेन टॉपिक से ये पहचान लीजिएगा। डेफिनेशन लगभग सबका वही तथा इनकी सभी कक्षाएँ पूर्ण होती हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं का मतलब सभी कक्षाएँ पूरी भरी होंगी। एग्जाम्पल ले लेंगे NaCl, क्यूप्रिक क्या हुआ ये कौन, क्यूप्रस ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, Zn+2, ये सारे सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। अगला है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। इसको भी जानते हैं कि वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ का कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे तो प्रतिचुंबकीय, और दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे तो अनुचुंबकीय पदार्थ। इनमें अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु, आयन अथवा अणु होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल देख लेंगे। Cu+2, Fe+3, Cr+3, O2, NO, Na, जितने भी विषम इलेक्ट्रॉन अणु होते हैं ये भी सब के सब क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। सोडियम ये वाला ऑक्साइड, ये Bo, TiO, CuO, Cr+3, O2, इसे ध्यान दीजिएगा। इसको कुल मिला के 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन बायोकोष में दिखाई दे रहे हैं, जोड़ा लगा हुआ दिख रहा है। लेकिन जब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो 2 अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अगला है हमारा, इसी का मतलब एक और, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। मतलब कि अगर चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होंगे, लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो ये भी अपना चुंबकीय गुण समाप्त कर लेते हैं, खो देते हैं। क्लियर। अब यहाँ से नई चीज़ आ रही है थोड़ी सी, हम देखेंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ, जनरल चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, जानते हैं इसको। इसी के बेस पर वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित होते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अंतर क्लियर। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब ये लौह चुंबकीय में क्या होगा, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हमारा Fe, Cr2, Mn, Fn, UO, Fe3O4। इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, इसको हटा देते हैं।
ठीक है। ठोस अवस्था में लौह चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप में अभिविन्यासित रहते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होने का मतलब ये हो ना, ये चुंबकीय गुण नहीं दिखाते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है तथा अस्थायी चुंबकत्व प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे ये डोमेन हमारा, पहले तो इनकी व्यवस्था कुछ भी होगी, एक मतलब कि एक हमारी लाइन मान लो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, अनट्रेंडम, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है। तो ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। तो ये क्या होता है ना, एक दूसरे से एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है तो निरस्त हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, कोई क्लॉक है, कोई एंटी क्लॉक है, कोई क्लॉक है, कोई एंटी क्लॉक है, जिसकी वजह से लगभग दोनों की संख्या बराबर होती है, तो पहले निरस्त रहता है। लेकिन जैसे कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अगर लगाते हैं हम, ये सब का सब सीधा हो गया, सब सीधा हो गया। जैसे ये दिख रहा है ना, सब सीधा सीधा सीधा, तो सब सीधा हो जाने की वजह से ये चुंबकीय गुण प्रबलता से दिखाने लगता है और हटाने के बाद भी ये डोमेन इसी रूप में रह जाते हैं, मतलब ये धातु के छोटे छोटे कण। इसीलिए ये मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रबल चुंबकीय गुण दिखाता है और इसी को क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। और इसमें डोमेन का निर्धारण, मतलब डोमेन में क्या होता है, सारे डोमेन का जो डायरेक्शन होता है ना, ये मतलब एक ही दिशा में होते हैं, सब संरेखित। क्लियर। अगला है फेरी चुंबकीय पदार्थ। अब फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, इन ठोसों की संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है। क्लियर, इसी तरह का होता है, परंतु डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है। अतः ये लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब ये भी, इनका भी प्रॉपर्टी देखने में ये भी लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह से ही दिखाई देते हैं और इनके भी डोमेन ऐसे ही अरेंज रहते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इसमें कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि दिखाई देता है और कुछ तो निरस्त हो जाता है, कुछ बच जाता है, जिसकी वजह से ना ये मतलब कि थोड़ा सा मतलब स्लाइटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि अब दिखाई दीजिए इसका ये डोमेन, ये सीधा सीधा, ये उल्टा, ये सीधा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा, ऐसे करके तो कुछ तो निरस्त हो गए, कुछ प्लस माइनस, लेकिन कुछ बच गए, जिसकी वजह से ये भी चुंबकीय गुण दिखाते हैं लेकिन लौह चुंबकत्व की तुलना में कम। एग्जाम्पल हमारा Fe3O4 Mg Fe2O4, ये सारे कंपाउंड्स, ये एग्जाम्पल से। और सबसे लास्ट है हमारा प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन ठोसों की संरचना लौह चुंबकीय ठोसों के समान होती है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, परंतु डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं और एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इस कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होंगे, जैसे MnO, CO, कोबाल्ट ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये वाला, ये सारे कंपाउंड, सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। आयरन का ऑक्साइड, आयरन के दोनों ऑक्साइड, निकल का ऑक्साइड। ये देखिए एक मतलब एक अगर कहें क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो सब एक दूसरे को प्रभाव को निरस्त करेंगे, जिसकी वजह से इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा और ये मतलब कि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और आकर्षित नहीं करते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लास्ट वाली है, एक लाइन और पढ़ लेते हैं। उच्च ताप पर लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय तथा प्रतिलौह चुंबकीय ठोस अनुचुंबकीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे ये अनुचुंबकीय हो जाता है। कुल मिला जुला के 2 ही टाइप के होते हैं, एक प्रतिचुंबकीय और एक अनुचुंबकीय। ये तीनों हम अलग से फिर से पढ़ लेते हैं और सबका डेफिनेशन समझ में आ ही गया। और डोमेन पर डिपेंड करता है, अगर सबका डायरेक्शन एक ही साइड में है लौह चुंबकीय, अगर डायरेक्शन मतलब कि बदल के एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन संख्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डोमेनों की बराबर नहीं है तो फेरी चुंबकीय। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में, अगर दोनों की संख्या जितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डोमेन है उतने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर डोमेन दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये क्या कहलाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो ये टॉपिक तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और एक और न्यूमेरिकल है, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें।
ये क्वेश्चन है हमारा, एक यौगिक षटकोणीय निविड संकुलित संरचना बनाता है HCP। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, उनमें से कितनी रिक्तियाँ चतुष्फलकीय हैं। क्वेश्चन साल, यौगिक के 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या, फार्मूला हम पढ़े हैं, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू परमाणुओं की संख्या इक्वल टू मोलों की संख्या इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो 0.5 इंटू एन ए मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, Na का मान 6.023 इंटू 10⁻23, 3.011 इंटू 10⁻23। हम पढ़े हैं किसी भी यौगिक में अगर परमाणुओं की संख्या जितनी होती है उसमें उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, और उतनी ही उसके मतलब कि जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उसका डबल चतुष्फलकीय रिक्तियाँ होती हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होता है परमाणुओं की संख्या के, इसलिए क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 इंटू परमाणुओं की संख्या 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, कुल मिला के फिर वही मिल जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या प्लस टेट्राहेड्रल वाइड्स चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा 9.034 इंटू 10⁻23। ये हमारा आंसर होगा। लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन से, जितना मतलब कि एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबके बारे में बिल्कुल सही तरीके से और बता चुके हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा और बाकी सॉल्व करिए बैठ के क्वेश्चन। और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन बिलियन 5 नंबर का है, बहुत ईजी चैप्टर है वो भी, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।